Assalamu alaikum, dear students. It is Amir Mumtaz, and today we'll discuss chapter number 7 of your first year chemistry and during these online classes. So let's start. चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कहलाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये क्या चीज है, थोड़ा सा आप लोग मैं जरा लिख लूं फिर मैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली नोन एज द स्टेट ऑफ बैलेंसनेस। जब हम कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंसनेस तो इससे हम क्या मुराद लेते हैं? स्टेट ऑफ बैलेंसनेस कि कोई भी चीज या कोई भी बॉडी जब हम उसको हम देखें तो वो बैलेंस हो। अच्छा, अब ये बैलेंस किस लिहाज से? तो अगर आप फिजिक्स की जुबान में बात करें तो हम बैलेंस से मुराद ये लेंगे कि अगर किसी बॉडी पर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही हों और तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो बॉडी है इट इज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं एक बुक को एक टेबल के ऊपर प्लेस कर दूं, यानी एक किताब को अगर हम एक टेबल पर रखते हैं तो वो किताब जो है बज़ाहिर हमारी अपने हमारे लिहाज से उसमें जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो शायद नेट फोर्स उसका जीरो हो रहा है और वो ना तो नीचे गिर रही है, ना ऊपर उठ रही है, ना दाएं जा रही है, ना बाएं जा रही है, तो हम उसको एक बैलेंसनेस की स्टेट कह सकते हैं। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन केमिस्ट्री? दैट इज एक्चुअली द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जब हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ अटैच करते हैं तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम फिर क्या चीज है? बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज है वो हम हमें यूज करना पड़ता है कुछ खास किस्म के केमिकल रिएक्शंस के लिए। केमिकल रिएक्शंस चैप्टर नंबर 1 में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब मैं बहुत दफा देखता हूँ कि बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम और ये सारा कुछ पढ़ चुके होते हैं, बट उनका जो बेस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का कभी भी नहीं बन पाता है। वो बहुत सी चीजों को सिर्फ क्लेम कर रहे होते हैं। तो मेरी आज कोशिश होगी कि आप इसको बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझें। देखिए, जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन से मुराद हम क्या लेते हैं? Chemical reaction is a chemical change which is caused by changing the number of electrons of a particular substance. तो chemical reactions, अब chemical reaction में एक chemical change आता है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने काफी डिटेल में ये बात समझाई हुई है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज। दरअसल केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज हो जाए। और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है और उसमें कुछ कमी बेशी हो, उसमें गिव एंड टेक हो जाए या उसमें शेयरिंग हो जाए, यानी केमिकल बॉन्ड्स बन जाएं या केमिकल बॉन्ड्स टूट जाएं। और जब केमिकल बॉन्ड बनते और टूटते हैं तो वो सब्सटेंस जो उस चेंज से पहले मौजूद होता है उसे आप रिएक्टेंट कहते हो। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस या सब्सटेंसेस आपके पास मौजूद होते हैं प्रायर टू द चेंज, चेंज से पहले, तो उन्हें हम रिएक्टेंट कह देते हैं। और चेंज आने के बाद जो कुछ हमें मिलता है उन्हें हम प्रोडक्ट्स कह देते हैं। याद रखिए, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन है। जब तक केमिकल चेंज नहीं होगा उस वक्त तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे पास अगर आइस है और आइस जो है वो मेल्ट कर जाए और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो ये एक चेंज है, लेकिन ये चेंज सिर्फ फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ। आइस की सूरत में भी वही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O जो के इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से।
और जब आप उसको थोड़ा हीट करते हो, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और थोड़ा सा अलग होने से मैंने बना दे थोड़ा दूर हो जाते हैं, और उनके अंदर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन केमिकली वो रहते H2O मॉलिक्यूल्स ही हैं। लिहाजा कोई केमिकल चेंज नहीं आती, लिहाजा ये कोई केमिकल चेंज नहीं है जब आइस से वाटर बनता है, इट इज ओनली अ फिजिकल चेंज, सो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से कर लें कि हम इतना ज्यादा हीट कर दें वाटर को कि उसमें मौजूद जो वाटर के अंदर, आपको पता है वाटर में क्या चीज मौजूद है, वाटर के अंदर हम लोग इस तरह से H2O लिख रहे हैं, अगर हम इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करें तो क्या होगा कि अगर इसमें हाइड्रोजन गैस को हम अलहदा कर लें, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो अलहदा से चले जाए और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलहदा चली जाए, तो अब ये दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगी, ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था जिसके जरिए वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन अलहदा हो गया, हाइड्रोजन अलहदा हो गए। जब बॉन्ड टूटा तो उससे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के अंदर जो है वो वैलेंस सेल के अंदर जो शेयरिंग थी वो चेंज हो गई। अब ये केमिकल चेंज है, और जब केमिकल चेंज आएगा, केमिकल चेंज की निशानी क्या है कि बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड बनेगा, तो जब केमिकल चेंज आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक हो गया, तो ये नीचे केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, अब इस केमिकल रिएक्शन में वो चीज जो केमिकल रिएक्शन से पहले मौजूद है वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो बाद में है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। अच्छा, अब जो जैसे मैंने जो रिएक्शन लिखा है इसमें वाटर रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, आम तौर पे केमिकल चेंज के बारे में हम अब एक बात और कहते हैं, दैट कैन वी रिवर्स अ केमिकल चेंज, क्या हम किसी केमिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? तो यस, वी कैन रिवर्स एवरी केमिकल चेंज, हर केमिकल चेंज रिवर्स हो सकती है, हर केमिकल। अब इस यहां पर आपने पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है, every chemical change can be reversed, but there are certain chemical changes. When I say chemical change, it means a chemical reaction. There are certain chemical changes or chemical reaction which can be reversed at their own, means that during these reactions, as soon as the reactants are start converting into the products and some appreciable amount of products are produced, then those products start converting back into the reactant. This is the reversal of the chemical change. chemical change का reverse हो गया है। कुछ जगहों पर ये खुद ब खुद होता है, नेचुरली होता है, कुछ रिएक्शन में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है, लेकिन कुछ रिएक्शन में ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती। मसलन यही रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वाटर से अगर हम ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लेते हैं, तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्हीं कंडीशंस के ऊपर, कंडीशन मतलब रिएक्शन के लिए जो भी चीजें लगाई गई होंगी, जो रिएक्टेंट के साथ टेम्परेचर प्रेशर दिया गया होगा, उसी के ऊपर रिएक्ट करके क्या ये वापस प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होंगे ये प्रोडक्ट? तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस इस हवाले से, वैसे तो केमिकल रिएक्शंस को हम बहुत से तरीकों से तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट चेंज किया कि कुछ केमिकल चेंजेस खुद ब खुद रिवर्स होते हैं और कुछ खुद से रिवर्स नहीं हो सकते, इस बुनियाद पर हम केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस हुए वो दो किस्म के हो गए, एक जिन्हें हम नाम देंगे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, और दूसरे होंगे जिन्हें हम कहेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो पहले तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस को हम रिवर्स और इरिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं। इरिवर्सिबल वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं और खुद ब खुद वो प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है, सो देयर इज नो कन्वर्जन बैक। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट से मैं सिर्फ और ही लिख देता हूँ, काफी है मेरे ख्याल में, कि जब रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में,
और रिएक्शन को लिखने का तरीका तो हम लोग बहुत पहले समझ चुके हैं। ये जो एरो होता है ये मार्क करता है इट स्टार्ट्स और इमर्जेस फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, और हम राइट साइड पर जो है वो प्रोडक्ट्स लिख देते हैं तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो भी उसी कंडीशन पर वापस रिएक्टर में कन्वर्ट हो तो अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दरअसल दो रिएक्शंस का मजमुआ होता है। अब हमने इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो विल टॉक अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। ठीक है, तो हम अब किसकी तरफ बात करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस की। सो विल टॉक अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। सर ये जो पीछे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा था जी जी, बोले सर, बोले। इसमें H2O H पॉजिटिव आयन और OH माइनस आयन में कन्वर्ट नहीं होगा? नहीं, इसमें इस तरह से नहीं हो रहा। ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। ठीक है, मैंने ये एक ओवरऑल रिएक्शन ठीक लिखा सर। है, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसकी, ये हम एक और चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि हम उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स होती हैं उसकी सूरत में लिखते हैं। तो मैंने ओवरऑल लिखा कि हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यस और सर। ये मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, और ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। मैंने इसको हाफ O2 लिखा, टू बैलेंस द ओके इक्वेशन, सर। टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, ओके सर, ठीक। ठीक है, वो आयंस बनते हैं या जो भी होता है वो अल्टीमेटली किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो ये अल्टीमेट रिएक्शन लिखा हुआ है। सो ओके दिस इज वाटर लिक्विड विच ऑन हीटिंग विल डीकंपोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन अब गैस, इन्हीं, ओके सर। अब देखो आपने रिएक्शन, अब फर्स्ट को आपने वाटर बनाना है, वाटर बनाना है अगर आपने, ठीक है, तो आपको यस क्या सर। लेना होगा कि आप हाइड्रोजन के आयंस कहीं से लेंगे नहीं, हाइड्रोजन आयंस तो हमें कहीं से नहीं मिलेंगे ना। हमारे पास तो यस हाइड्रोजन सर, गैस होगी, इसी ऐसा तरह ही। से ऑक्सीजन के आयंस तो नहीं होंगे, ऑक्सीजन गैस होगी। यस सर। वो यस फिर सर। इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो फिर हम उसके मैकेनिज्म में समझते हैं कि क्या हो रहा होता है। ओवरऑल जब हम रिएक्शन लिखते हैं यस तो सर। इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरह। ओके सर। ओके, केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब इसको जरा अच्छी तरह से देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस, इन फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज इन द रिवर्स रिएक्शन। यानी दो डायरेक्शन में चल सकता है। अब इसको मैं दो डायरेक्शन किस तरह से कह रहा हूं, दो डायरेक्शन हम इस तरह से कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और जो ही प्रोडक्ट्स की एक एप्रिशिएबल अमाउंट बन जाए तो प्रोडक्ट्स जो है वापस कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे रिएक्टेंट में। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेशल किस्म की नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एरो लगाया, अगर आप देख रहे हैं तो इसका एरो मैंने कंप्लीट नहीं बल्कि हाफ रेड लगाया है। अब प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट्स वापस बनना शुरू होंगे तो इसको हम इस तरह से शो कर देंगे, ये बैकवर्ड हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कोई भी रिवर्स रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई भी, मैं तीसरी दफा रिपीट करने लगा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा टू इंडिपेंडेंट रिएक्शन का एक मजमुआ होता है। ठीक है, हमेशा दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन। पहला रिएक्शन ये जिसको हम आमतौर पे फॉरवर्ड रिएक्शन कह देते हैं, क्योंकि हमारा लिखने का ये तरीका है तो हम लेफ्ट से राइट लिख रहे होते हैं, तो यहां से यहां हमने कह दिया ये फॉरवर्ड है, आगे का रिएक्शन, पहले ये चला फर्ज करें। और लेकिन ये भी कुछ जरूरी नहीं होता कि हमें पता नहीं होता कि पहले कौन सा हुआ था बाद में कौन सा हुआ। ओके, तो अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन, अब उसका जो उल्टा है, उलट है, उसके उसके उलट को हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन भी कह देते हैं। तो ये रिवर्स रिएक्शन, तो दो रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। ठीक है, पहला रिएक्शन में ये आर रिएक्टेंट का काम कर रहा है, रिएक्टेंट ही कहलाएगा, और ये प्रोडक्ट है। दूसरे रिएक्शन में दरअसल ये रिएक्टेंट होगा और ये इसके प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो जो पहले के रिएक्टेंट थे वो दूसरे के लिए, रिवर्स के लिए प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जब भी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरह से कि राइट लेफ्ट साइड पर हमारे जो हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे और राइट साइड पर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ऐसा कर सकें, खुद में मेरी मुराद है कि जिन कंडीशन पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन सके, उन्हीं कंडीशन पर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन जाएं, उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आती है एक स्टेट जिसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक किससे हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक हुआ रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम दरअसल रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमें नजर आएगा। अब भाई केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे है और क्या है इन द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आएगा उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह देंगे। अब ये क्या होगा, इसको देखने के बयान करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे सिंपल जो हम तरीका कह सकते हैं या सबसे आसान कह सकते हैं वो ये कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो, या एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम यानी हम टाइम फिक्स कर लें, जैसे कि फर्स्ट करें रिएक्शन जो है वो 10 सेकंड में हो रहा है, तो 10 सेकंड में जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा उतना ही अगर रिवर्स रिएक्शन हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक और तरीके से भी कह देता हूं, द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस per unit time in the forward direction when becomes equal to the chemical change taking place per unit time in the reverse direction, then this is the state of equilibrium and this is what actually is the chemical reaction। ठीक है, अब इसको भी एक और तरीके से भी हम, मतलब मैंने कहा था इसके बहुत से आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा कॉमन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस तरह से अब इसको कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, when the rate of reverse reaction becomes equal to the forward reaction the system means हमारा जो reaction है, the system is at state of equilibrium। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात हमें याद होनी चाहिए। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड टू दी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या मैंने रेट नहीं लिखा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। अब इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे जहन में जो अगली बात आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं और अब दोबारा भी देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का तल्लुक किससे होता है या इससे क्या मुराद होती है। तो रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है। इफ केमिकल चेंज इज मेजर्ड पर यूनिट टाइम, अगर हम उसे यूनिट टाइम में देख लें, रेट का तल्लुक किससे आ जाएगा, टाइम से आ जाएगा कि भाई कितनी केमिकल चेंज हो रही है कितने टाइम के अंदर, यानी कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में यूनिट टाइम के अंदर। यूनिट टाइम आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 1 सेकंड में, जैसे 1 मिनट में, जैसे 1 घंटे में। तो किसी एक गिवन रिएक्शन का रेट क्या होगा कि रिएक्टेंट्स में से कितना रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट्स में कितना रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, इसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से हम आगे भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ना है, काफी डिटेल में बात करनी है। तो बहरहाल केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। फर्ज करें अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम की कितनी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो गई। अब अमाउंट जो कन्वर्ट होती है, फर्ज करें अमाउंट को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं और चेंज इन अमाउंट यानी जो कन्वर्जन है उसको मैं डेल्टा एक्स कह दूं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन डेल्टा टी, कि कितना टाइम चेंज हुआ साथ, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी या डी एक्स ओवर डी टी भी इसको लिख देते हैं कि एक मखसूस टाइम इंटरवल, जैसे फर्ज करो हमारा रिएक्शन जो है, मैं ऐसे बात करूं 11 बजे हमने शुरू किया और
11 बजे से लेके 11:10 तक रिएक्शन होता रहा, तो ये टोटल रिएक्शन का जो टाइम बचा डेल्टा टी वो कितना 10 मिनट, तो 10 मिनट ये टाइम आएगा और उसमें हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितनी चेंज हुई है। रिएक्टेंट से मुराद है, फर्ज करो अगर रिएक्टेंट हमारे पास, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ऐसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इसके 30 ग्राम थे और कुछ देर के बाद हमारे पास यानी 10 सेकंड मिनट जब गुजरे तो हमारे इसके 20 ग्राम रह गए, तो जो चेंज आई वो कितनी आई 10 ग्राम आई। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन लूंगा वो मैं किस तरह से लूंगा कि भाई 10 ग्राम चेंज हुआ और 10 मिनट्स के अंदर हुआ। अब मिनट्स को वैसे हम ज्यादातर चूंकि सेकंड्स में लेते हैं तो 10 into 60 सेकंड्स कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। मुझे रिएक्शन की स्पीड मिल जाएगी, पता चलेगा कि रिएक्शन कितना तेजी से हो रहा है। तो अब क्या हम बात कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। अब जरा इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक तल्लक किससे है, रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने ऊपर जहां लिखा था किसी भी रिएक्शन का रेट, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये दो रिएक्शंस हैं, ये रिवर्स रिएक्शन जो होता है दरअसल ये दो रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन था उसका रिएक्टेंट आर है, ये रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स की जितनी ज्यादा अमाउंट आपके पास पड़ी हुई होगी, जिस अमाउंट से आप शुरू करेंगे, ये मैंने कहा था चैप्टर नंबर 9 में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे कि अमाउंट को हम कई दफा कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मैं आगे बात करता हूँ। अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कितनी पड़ी हुई है, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ द रिएक्शन होगी रिएक्टेंट होगी उतना ही तेजी से रिएक्शन होगा। तेजी से मतलब उसका रेट उतना ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। अच्छा इसी तरह से प्रोडक्ट्स में भी यही होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो भी जितनी ज्यादा होगी रिवर्स रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अच्छा अब हम स्पीड्स की बात करते हैं। फर्स्ट पर हमने एक रिएक्शन शुरू किया और हमने सिर्फ आर यानी रिएक्टेंट्स लेके हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो शुरू में क्या होगा कि क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होगी तो इसलिए सिर्फ हमें रेट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन नजर आएगा और वो काफी ज्यादा होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या तो होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। फिर जब ये थोड़ा सा रिएक्शन चलेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो प्रोडक्ट की कुछ अमाउंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब जब प्रोडक्ट की अमाउंट बनना शुरू हो जाएगी तो ये भी रिवर्स में आना शुरू कर देगा, ये क्या शुरू कर देगा, रिवर्स में आना शुरू कर देगा। अब पॉइंट को समझिए कि इसकी अमाउंट शुरू में इतनी ज्यादा नहीं होती, प्रोडक्ट तो थोड़े से थे हमारे पास या ना होने के बराबर थे, ये शुरू में तो थे ही 0। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी अमाउंट बढ़ना शुरू होगी तो इनका रिवर्स डायरेक्शन में जाने की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जब अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा इस पहले वाले को देखिए, इसमें शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफी तेज होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि दरअसल रेट ऑफ रिएक्शन के इसके कम करने की वजह दरअसल ये होगी कि इसकी अमाउंट कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, हर गुजरते लम्हे इसकी अमाउंट कम हो रही है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। अच्छा अब देखो फॉरवर्ड, शुरू में फॉरवर्ड बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की तरफ जाने की स्पीड ज्यादा है। अच्छा इसी तरह से प्रोडक्ट चूंकि है ही कम तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड शुरू में कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि दोनों एक जो है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाए, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए तो फिर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, हमें पता है रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो चुके हैं, रेट्स बराबर हो चुके हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेट पहली बात, रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर हो गए, ठीक है। अब जब रेट बराबर हैं दोनों के तो इससे फर्दर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए रेट से मुराद मैंने आपको क्या कहा था, रेट से मुराद हुआ केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम। जब रेट बराबर हो गए तो इसका मतलब ये है कि जितनी केमिकल चेंज फॉरवर्ड में डायरेक्शन में आ रही है उतनी ही रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रही, जितनी केमिकल चेंज फॉरवर्ड में आ रही है उतनी रिवर्स में आ रही है, यानी जितने अमाउंट रिएक्टेंट की यूज हो रही होगी
यूज कब होगी? जब रिएक्शन ये फॉरवर्ड में जाएगा। उतनी ही अमाउंट उसी टाइम में रिएक्टेंट की बन भी जाएगी, उतनी ही अमाउंट रिएक्टेंट की बन जाएगी। रिएक्टेंट की अमाउंट जो बन जाएगी वो अब क्यों इतनी बनेगी? उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि दोनों का रेट बराबर है। तो जितना रिएक्टेंट यूज हुआ, यानी फर्ज करो अगर 1 सेकंड में 10 ग्राम रिएक्टेंट यूज हो गया तो 10 ग्राम रिएक्टेंट वापस उसी टाइम पर बन भी जाएगा। इसका मतलब ये है। और इसका मतलब फिर ये भी हुआ, चलो मैं मजीद इसके बारे में और बात भी करूं, कि उन्हीं 10 सेकंड में प्रोडक्ट की जो अमाउंट बनी थी, फर्ज करो 10 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट बनी कुछ, उसी 10 सेकंड में प्रोडक्ट की अमाउंट वापस रिएक्ट कर जाएगी, लिहाजा इसकी अमाउंट जितनी बनी थी उतनी यूज भी हो जाएगी। यानी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों साइडों पर बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उस इक्विलिब्रियम के बाद, यानी जो ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुई, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आपको याद रखना चाहिए वो ये, दैट्स द अमाउंट। अच्छा, अमाउंट के लिए यहां मैं लफ्ज अब आगे अगर कंसंट्रेशन यूज करूं, क्या यूज करूं? ये यहां जरा देखें, मैं लिखूं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, याद है आपको? ये हमने गैसेस में भी थोड़ा सा शायद बात की हो। कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी अमाउंट गिवन है। जैसे फर्ज करो मेरे पास कंसंट्रेशन यानी अमाउंट जो है वो मोल्स में गिवन है, तो सिर्फ मोल्स लिखूं तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अमाउंट तो कहलाएगी, कंसंट्रेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस मोल्स को पर यूनिट वॉल्यूम ले लूं, यानी डिवाइडेड बाय वी कर दूं, चलो वी का यूनिट ले लेते हैं डेसीमीटर क्यूब, तो मोल्स पर डीएम क्यूब अगर कर दूं तो ये कंसंट्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मोल्स पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन कहलाएगा। मोल्स पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कंसंट्रेशन का लफ्ज मैं शायद यूज किया करूं ज्यादा, तो इससे मुराद होगी मोल्स पर डीएम क्यूब, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखिए मैं जो बात रिपीट कर रहा था, वो जो कह रहा था उसको जरा दोबारा सुन लीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ reactants becomes fixed or constant। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? देखो, उससे पहले रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट जो है वो यूज हो रही थी और कुछ बन रही थी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में जब ज्यादा था तो रिएक्टेंट की ज्यादा अमाउंट बन रही थी और यूज हो रही थी, सॉरी रिएक्टेंट की ज्यादा अमाउंट यूज हो रही थी और कम अमाउंट बन रही थी, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इसकी अमाउंट कम होती जा रही थी। लेकिन जो ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जितना रेट होता है फॉरवर्ड का उतना रेट होता है रिवर्स का। तो रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट यूज होगी, रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट यूज होगी उतनी ही रिएक्टेंट की अमाउंट बन जाएगी, लिहाजा रिएक्टेंट की अमाउंट में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, रिएक्टेंट की अमाउंट फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये है इक्विलिब्रियम की एक निशानी। अच्छा, अगर इसकी अमाउंट कांस्टेंट हो गई है तो व्हाट अबाउट दिस? प्रोडक्ट की अमाउंट भी तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इससे इक्विलिब्रियम से पहले प्रोडक्ट की अमाउंट जो बन रही थी वो ज्यादा थी और जो यूज हो रही थी वो कम थी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगी तो जितनी बनेगी प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी ही यूज भी हो जाएगी, लिहाजा प्रोडक्ट की अमाउंट भी फिक्स हो जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट भी फिक्स हो जाएगी इक्विलिब्रियम के बाद, चेंज नहीं होगी। तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब मैं इसको पूरा कर देता हूं, बिकम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम की एक निशानी ये कि उसमें क्या होगा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरी निशानी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट, रिएक्शन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं एक बात ये बता दूं, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में गलतफहमी फौरन आ जाती है और वो एक चीज को इस तरह से समझ लेते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट या कंसंट्रेशन, माइंड माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो गई, तो फिक्स का वो मतलब बना लेते हैं मतलब स्टूडेंट्स के
इसका मतलब हुआ कि इनकी अमाउंट्स बराबर हो गई, इनकी अमाउंट्स इक्वल हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। अमाउंट इक्वल होना, अमाउंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की इक्वल होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। रेट्स ऑफ रिएक्शन इक्वल होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अमाउंट का या कंसंट्रेशन का अपनी अपनी जगह पर फिक्स होना, फिक्स हो जाना और उसके बाद चेंज ना होना, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की उस कंडीशन के अंदर वो बराबर होते हैं या नहीं होते, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, इक्विलिब्रियम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होना क्या जरूरी है? नहीं। क्या उनका फिक्स होना जरूरी है? हाँ, कांस्टेंट होना जरूरी है। उसके बाद उनमें चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जितनी चेंज आएगी दोनों साइडों पर बराबर आएगी, इसलिए वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो कंसंट्रेशन जो फिक्स हो जाती है, आप उसके बाद अमाउंट को देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज नहीं हो रही। Okay, dear students, I would stop over here. इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा रनिंग, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ। ये इसका बिल्कुल इब्तदाई इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, that what is a chemical equilibrium. We should know what is a reversible chemical reaction first, then in the reversible reaction what is the state of chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम के इन पॉइंट्स को फिर हम इंशाल्लाह कल जो है मैं इसका ग्राफ भी आपके साथ शेयर करूंगा, ग्राफ को डिस्कस करेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गया होगा।